उत्तर प्रदेश के संभल में सांप्रदायिक विवाद बढ़ता गया और 3 नवयुवकों की जान चली गई है। इसके पीछे क्या वजह में 1991 का उपासना संरक्षण एक्ट आता है? क्या पूजा स्थल अधिनियम 1991 से इसका कोई रिश्ता जुड़ता है? क्या 1991 के इस अधिनियम में राम मंदिर का फैसला लिखते समय जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कोई ऐसा गलियारा खोज दिया था जिसके बाद राम मंदिर का विवाद सुलझने के बाद पहले ज्ञानवापी और अब संभल तक उसकी आंच पहुंचने लगी है। और आरएसएस का दावा है कि तकरीबन 1000 उपासना स्थल ऐसे हैं जिनमें मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाएगा। आरएसएस प्रमुख ने भी कहा था कि अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना उचित नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश में हर मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजने का एक कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रायोजित मॉडल तो नहीं काम कर रहा? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सर्वे कराने की अपील की? जिस दिन अपील की उसी दिन फैसला आया, उसी दिन सर्वे होने लगा। और एक बार सर्वे के बाद दोबारा सर्वे भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? बीच का रास्ता कोई ऐसा क्यों न निकाला गया कि जिससे 3 नवयुवकों की जान न चली जाए? और सर्वे करने वाली भीड़ के पीछे जय श्री राम का नारा लगाने वाले कौन लोग थे? और संबल पर क्या है उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनावी एजेंडा? आज के वीडियो में विस्तार से इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश का संबल जिला, जिसे 2011 में उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी ने जिला बनाया था, और उस जिले में एक मस्जिद जिसका दावा यह है कि 200 से 250 साल पुरानी है, उसका नाम जामा मस्जिद कहा जाता है, शाही जामा मस्जिद। उसमें उसके नीचे हरिहर मंदिर होने का एक याचिका दायर की गई जिला न्यायालय में। और पहले जिस दिन याचिका दायर की गई, दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का ऐलान हुआ। सांसद ने संसद के गलियारों से आज 25 नवंबर को इस पर टिप्पणी की। कई सांसदों ने संबल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से लेकर के तमाम सांसदों ने यह आरोप लगाते हुए सवाल पूछा कि आपने जिस दिन अपील हुई उसी दिन सर्वे का फैसला क्यों कर दिया? और जब 19 नवंबर को एक बार सर्वे हो चुका था तो फिर दोबारा सर्वे कराने की इतनी जरूरत क्यों हुई? और दूसरे पक्ष को सुने बिना ये आपने सर्वे कराया? आपने इस पूरे मामले को देखा नहीं कि वो किस दिशा में कैसे जाएगा? और इन सारी चीजों के बीच में कौन गोली चलाता है और 3 लोग मारे जाते हैं? मारे गए तीनों नवयुवकों के परिजन कहते हैं कि वो गोली से मरे हैं, और पुलिस अधिकारी कहते हैं कि गोली हमने चलाई ही नहीं, केवल डराने के लिए कानूनी तौर पर रबड़ की गोलियों का फायर किया या आंसू गैस के गोले छोड़े। क्या इसकी सच्ची दास्तान कभी निकल पाएगी कि वो 3 बेगुनाह जो इस आग में जलकर मर गए, उनके परिवार को क्या न्याय मिल पाएगा? आखिर कौन है दोषी? कहां से गोली चली? कौन से पुलिस अधिकारी ने कहा कि गोली चलाओ बे, गोली चलाओ, और गालियां देते हुए सीधे गोलियों का फायर? क्या इस पर कोई जांच हो पाएगी? आज संसद सत्र जब शुरू हुआ तो इस पर बात होनी थी, लेकिन कार्रवाई चूंकि स्थगित कर दी गई तो संसद के गलियारों से इस तरह के कई सवाल पूछे जाने लगे। सवाल यह भी पूछा गया कि एक दिन में एक पक्ष का फैसला सुनने के बाद आपने सर्वे का आदेश कैसे दे दिया? सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वे क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में सपा के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सवाल पूछा। कुंदरकी में जो चुनाव में धांधली हुई, वोट को लूट लिया गया, उस पर चर्चा न हो सके, इसलिए ऐसा विवाद खड़ा कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की साजिश है।
एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जब सर्वे कराने जाने वाला एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नजदीकी बताया जा रहा है, याचिकाकर्ता भी वही है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसके बायोडेटा में लिखा भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने पर खुश भी होता है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पैरोकार नहीं है? उसके पीछे चलती हुई भीड़ उन इलाकों से गुजरते हुए जय श्री राम का नारा लगा रही है और उस समय संभल का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या उसे नहीं पता कि इस तरह की चीजें किस दिशा में संभल को ले जाएंगी, कि उस समय आग के लपटें कैसे संभल को जलाने लगेंगी? क्या पुलिस प्रशासन इसका इंतजार कर रहा था? उसे अंदाजा क्यों नहीं था? क्यों भरोसे में नहीं लिया गया? क्यों ऐसा रास्ता नहीं निकाला गया कि उन 3 नौजवानों की मौत नहीं होती? क्या उनके जान की कोई कीमत नहीं है? सवाल बनते चले जा रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? सवाल के जवाब में एक पहलू कानूनी है, जिस पर विस्तार से आप मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूं, जिसका लिंक उस चीफ जस्टिस से जुड़ता है जिसके घर गणेश पूजा मनाने देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, वो भी तब जब वो व्यक्ति इस देश का मुख्य न्यायाधीश होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो अब रिटायर हो चुके हैं, क्या वो इस तरह की किसी चीज के पीछे कोई गलियारा खोल गए, जिससे ये विवाद जो आज संभल में हुआ, कल कहीं और होता हुआ दिखेगा? आता हूं इस पर विस्तार से आपसे बताऊंगा कि DY चंद्रचूड़ का लिंक इसमें क्या है। लेकिन आपसे एक सवाल पूछना मेरा फर्ज बनता है। क्या उत्तर प्रदेश में जितने नौजवान हैं, जब मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिव्यांग आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन कर रहे हैं इस बात के लिए कि उन्हें नौकरी मिले। अस्पतालों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं कि जिन्हें कोविड में रखा गया था, उन्हें क्यों हटाया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के शिकार आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे मामलों को न्यायपालिका की लपेट में रखकर 4-5 साल जो जीवन के आपने बर्बाद किए, जल्दी कोई फैसला क्यों नहीं होता? उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का रिजल्ट आता है और ओबीसी से नीचे कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की चली जाती है और कोई मेरिट की दुहाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 साल से शिक्षकों की भर्ती का कोई वैकेंसी नहीं आई। जो अभ्यर्थी जब आंदोलन करते हैं कि आरओ, एआरओ और पीसीएस की शिफ्ट आप चेंज कर रहे हो, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो, आंदोलन के बाद आधा अधूरा फैसला आयोग झुका कि एक शिफ्ट में अब परीक्षा होगी, लेकिन अभी तक आरओ एआरओ का एग्जाम नहीं हो पा रहा है। क्या ये सारे विवाद जो देश के उत्तर प्रदेश के नौजवानों और उनके परिवारों के रोज की जिंदगी से जुड़े हैं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण मस्जिद के नीचे से हरिहर मंदिर खोजना हो गया? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं। क्या आप भूल गए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने हजारों की तादाद में रात दिन एक करके आंदोलन किया कि हमारी परीक्षा में भ्रष्टाचार मत करो। लाठी चली, आंदोलन को दमाया गया। उस आंदोलन को करने वाला एक राघवेंद्र यादव अभी भी जेल में है। लेकिन क्या अब इस देश में, उत्तर प्रदेश में शिक्षा और रोजगार उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया है कि शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है कि नहीं है? ये मुद्दा इसलिए हो गया है ताकि आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, एग्जाम समय पर नहीं हो रहा है, वैकेंसी पूरी नहीं हो रही है, आप इस पर सोचें ही ना। आप ये कहने लगे कि नहीं नहीं, मस्जिद के नीचे अगर मंदिर है तो सर्वे कराने में क्या बुरा है, पत्थर कैसे कोई चला सकता है, और पत्थर चलाओगे तो मारे जाओगे। ये है 2027 का नैरेटिव। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर यह डिबेट होती रहे। आप याद करिए, अब मैं धीरे धीरे उस कानूनी पक्ष पर आपको ले जाना चाहता हूं। मैं इतिहास में जाऊं उससे पहले 2019 से 2022 के बीच का थोड़ा सा यात्रा कर लीजिए। राम मंदिर का फैसला आ रहा है और उस फैसले में DY चंद्रचूड़, वही जिनके घर देश के प्रधानमंत्री
गणेश चतुर्थी मनाने, पूजा करने चले गए थे। और वही जिसने ये कहा कि हाँ, जब उससे अयोध्या पर फैसला करना था तो उसने भगवान को याद किया। कितना निष्पक्ष है वो, जिस फैसले में भगवान और खुदा आमने सामने खड़े कर दिए गए हों कोट एंड कोट। दोनों इबादत घरों को लड़ा दिया गया है कोट एंड कोट। उन जगहों पर फैसला कैसे निष्पक्ष हुआ? उनमें से कोई एक राज्यसभा चला गया तो कोई दूसरा उसके घर प्रधानमंत्री चले गए। उस समय भी जब ये विवाद हुआ और उसके ठीक बाद ज्ञानवापी विवाद हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि राम मंदिर बन गया है, अब हर मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब उस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए संभल एक प्रयोग बना है। संभल में जैसे हुआ वैसे ही अब याचिकाएं हर जिले में जहां जहां इस तरह के विवाद की गुंजाइश है डालनी जाने लगेंगी। और एक दिन में जिस दिन याचिका जाएगी उसी दिन आपको सर्वे का आदेश मिल जाएगा बिना दूसरे पक्ष को सुने। फिर आप जाइए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए सर्वे करने जाइए और उकसाइए और फिर कोई बेगुनाह मार दिया जाए। ये एक पैटर्न बन रहा है जिसका फायदा 2027 के चुनाव में हो और आप भूल जाएं कि कुंदरकी में जहां 64% एक आबादी हो वहां बीजेपी सबसे ज्यादा वोट पाकर चुनाव जीत जाए। इस पर चर्चा न हो कि वोट लूटा जा रहा है कि नहीं। अब चंद्रचूड़ के फैसले पर आऊं उससे पहले एक चीज जो आपसे साझा करना चाहता हूं। साल 1990 मैं ले चलना चाहता हूं, साल 1990 के उस दौर में जब मंडल आंदोलन के खिलाफ मंदिर आंदोलन खड़ा कर दिया गया। मंडल विरोधी ताकतें राम के नाम पर रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लेकर रथ लेकर निकल गए, तनाव और सांप्रदायिकता की लहूलुहान रथ पर सवार होकर। और उस रथ के संयोजक कौन थे याद रखिएगा। और वो रथ जितना चलता गया विवाद बढ़ता गया और उसके बाद 1991 में एक कांग्रेस की सरकार जब आई तो पीवी नरसिम्हा राव ने एक अधिनियम बनाया जिसका नाम रखा गया उपासना स्थल अधिनियम 1991। उस अधिनियम के तहत एक शर्त रखी गई कि इस तरह से विवादित स्थलों को कैसे खोजा और कैसे बचाया जाएगा। उपासना स्थल अधिनियम विशेष उपबंध 1991 के तहत 42वां एक्ट आया और जिसके तहत यह कहा गया कि कैसे अब किसी उपासना स्थल का संपिवर्तन प्रतिषिद्ध करने के लिए और 15 अगस्त 1947 को यथा विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने तथा उससे संसक्त या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम, ये उसका नाम है। तो वो नाम जा करके धार्मिक उपासना स्थल एक्ट 1991 बना और इस तरह से ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ता गया। और ये मामला इसलिए था कि 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय से लेकर के तमाम चीजें ऐसे बन रही हैं कि वहां विवाद है, देश धर्म के नाम पर टुकड़ा हुआ है। और उसके बाद 1948 में कोई गया और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उस विवादित जगह पर जाकर मूर्ति प्रकट हो गई, फिर विवाद हुआ। फिर उसके बाद 1986 तक का मामला आया, शाहबानो केस हुआ। उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया, विवादित स्थल का ताला खोल दिया गया। फिर वहां पूजा शुरू हुई, राजीव गांधी की भूमिका बनती है और इस तरह 1991 तक का रथ यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए 1991 में ये विवादित चीज के लिए कि ऐसे तो भाई विवाद बढ़ते जाएंगे। ये वही दौर था जिसमें आरएसएस 2 से 3,000 ऐसे विवादित स्थलों की सूची गांव गांव घुमाने लगता है कि जहां मस्जिद नहीं मंदिर था उसे गिराकर मस्जिद तोड़ी गई। उसी तरह से एक याचिका दायर कर दी गई। एक अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, आरएसएस का व्यक्ति रहा, जो दिल्ली में भगवा रंग का संविधान बना करके सेमिनार करके कहता है कि भारत का संविधान उचित नहीं है, ये बदलना चाहिए। ये वही अश्विनी उपाध्याय है। ये कहता है कि भगवा संविधान होना चाहिए जिसके केंद्र में मनुस्मृति हो। ये आपको एक सूचना के तहत दे रहा हूं।
उसने इस 1991 के उपासना स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की और यह कहा कि 1192 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक जाने कितनी बार विवादित स्थलों में इस बात का विवाद हुआ है कि ओरिजिनल में वो कौन था। तो अगर आप ये रोक लगा देंगे कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस परिस्थिति में है वही मान लिया जाएगा, उस पर कोई जांच नहीं होगी, तो ये एक खास किस्म के लोगों के मूल उद्गम क्या था वहां पर उपासना स्थल का, वहां तक न पहुंच पाने के अधिकार का हनन है। और इसलिए उसने जब ये आरोप लगाया तो उसके समय अब आते हैं मूल पर, जहां से सीधा संबल का मामला जुड़ता है डीवाई चंद्रचूड़ का। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 के समय 21 मई 2022 को नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि सुप्रीम कोर्ट 1991 के एक्ट पर टिप्पणी करते हुए कह रहा है पूजा स्थल अधिनियम के तहत किसी धर्म स्थल का धार्मिक चरित्र पता करना प्रतिबंधित नहीं है। फिर से समझिएगा, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में 1 घंटे की सुनवाई के बाद ये टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हमारी मंशा है कि हमने अयोध्या के फैसले पर इस पर विस्तार में बात कर ली है। चंद्रचूड़ ने कहा कि मान लीजिए कहीं परिसर में अग्यारी यानी पारसी अग्नि मंदिर है और क्रॉस हो, तो क्या अग्यारी की मौजूदगी क्रॉस को अग्यार बनने देती है? क्या क्रॉस की मौजूदगी उस परिसर को ईसाई का पूजा स्थल बनने देगी? और इसको लेकर के चंद्रचूड़ ने यह फैसला दिया कि जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 है वो इस बात को रोकता नहीं कि मूल उद्गम क्या है उस उपासना केंद्र का, उसकी आप पड़ताल कर लीजिए। ये वही डीवाई चंद्रचूड़ का दिया हुआ गलियारा है जिसके बाद अब याचिकाएं डाली गईं, संबल में भी गई कि जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है। एक दिन में बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश, 19 नवंबर को सर्वे, फिर भी बात पूरी नहीं बनी तो फिर नवंबर में 23 नवंबर को सर्वे, 24 को विवाद और 24 को विवाद के बाद ये सब कुछ बढ़ता चला गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब इसी तरह से आरएसएस के अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस देश में यूं ही मस्जिदों को मंदिरों से लड़ा करके पत्थर, लाठी, गोली, बुलडोजर, जेल, मुकदमा, मौत, इसी तरह की आग में देश को झोंकना चाहती है? क्या आप अपने बच्चों को इस तरह की किसी भीड़ में शामिल होने देना चाहते हैं? क्या आप इस राजनीति को नहीं पहचान रहे कि इस राजनीति का बुनियाद क्या है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके बच्चों को जो शिक्षा और रोजगार बर्बाद कर दिया गया, नेताओं और उद्योगपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और राज करेंगे, आपके बच्चों को सांप्रदायिक एजेंडे में लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ वोट की लूट हो जाए, लोकतंत्र को बुनियादी तौर पर खत्म कर दिया जाए, उस पर आपका ध्यान न जाए और आप इस सांप्रदायिक झगड़े में उलझ जाएं। विचार करिएगा कि आप इन बुनियादी तथ्यों को कितना समझते हैं और सोचिएगा कि इस आग से बचना कैसे है, क्योंकि ये आग 2027 के चुनाव के पहले तक लगाई जाएगी, क्योंकि पीडीए का जो एक नारा, संविधान का विमर्श इस देश में, उत्तर प्रदेश में खासकर मजबूत जो हो रहा है, उस विमर्श को कैसे धर्म के नाम पर विवाद पैदा करके कमजोर किया जाए और इन्हीं दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को इसमें होम कर दिया जाए। इस राजनीति को उत्तर प्रदेश के लोग कितना समझेंगे, कितना इस राजनीति से बचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस खेल को कितना परख लेंगे समय रहते, आने वाले दिनों में इसका इम्तिहान होगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।